नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th का लेसन नंबर 2 वन एवं वन्यजीव संसाधन। इसके बारे में हम देखेंगे कि इस लेसन के अंदर क्या बताया गया है कि वन व वन्यजीव संसाधन क्या होते हैं या उनको बचाना और कितना आवश्यक है, या हम उनका कितना गलत उपयोग करके उनको हम खत्म करने की ओर या नष्ट करने की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इससे हम पहले लेसन हमने पढ़ा था कि संसाधन या विकास क्या होते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, या भारत में मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है। अगर किसी ने ये लेसन नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप देख सकते हो। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे कि इस लेसन पढ़ने से पहले जो कुछ जरूरी बातें जान ले तो इस लेसन को समझना हमारे लिए थोड़ा आसान रहेगा या अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ शब्द आते हैं इसके अंदर। एक तो होता है जैव विविधता। पहला शब्द है जैव विविधता। ये जो जैव विविधता शब्द क्या होता है? एक जैव का अर्थ यहाँ पे जैव का अर्थ होता है जो प्राणी होते हैं, ठीक है। सभी प्राणी होते हैं, वो उसका अर्थ यहाँ पे जो प्राणी सब, ठीक है। ओके। और विविधता का अर्थ होता है अलग अलग या विभिन्न विभिन्न या भिन्न भिन्न, ठीक है। इसका क्या होगा? अलग अलग, अलग अलग या भिन्न भिन्न, ठीक है। तो हमने देखा होगा कि जो जैव विविधता होती है या कि जैव विविधता है, ये क्या है कि जो हमारे अंदर, हमारे देश के अंदर या हमारे संसार में जो जितने पेड़ पौधे पशु पक्षी पाए जाते हैं उनके अंदर विविधता है। क्या यानी कि अलग अलग पाए जाते हैं। आप भारत के उदाहरण को देख लो। भारत में हजारों तरह के पेड़ पौधे पशु पक्षी पाए जाते हैं। जैसे कि अगर मान लो विविधता देखनी हो तो जैसे कि मान लो एक शीशम का पौधा पाया जाता है भारत में, ठीक है। कीकर हो गया, बबूल हो गया, ठीक है, और सागवान पौधे हो गए। उसके बाद अगर पशु में देखनी हो तो गाय भैंस बकरी की कीड़े मकोड़े जो भी तितलियाँ होगी, ये सब क्या विविधता, यानी कि अलग अलग किसी क्षेत्र में विशेषता है अलग अलग। यानी कि सिंपल सी बात है, जैव विविधता का अर्थ होता है कि जो पशु पक्षी होते हैं विविधता होना, अलग अलग जाति पाए जाना। ये तो हर क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। हर देश में, हर क्षेत्र में, हर शहर में चीज विविधता देखने को मिलती है। विविधता किससे देख लो, अलग प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। कोई गोरा है, कोई काला, ठीक है। तो ये होती है विविधता। उसके बाद देखेंगे कि जो प्राणी है, यानी कि जो पशु पक्षी या जो जंगल खत्म हो रहे हैं उनको कितने भागों में बांटा गया, यानी कितने प्रकार के पशु पक्षी पाए जाते हैं जो लुप्त हो रहे हैं या कौन से खत्म होने कगार पर है या दुर्लभ जाति कौन सी, ठीक है। अब इनके बारे में हम देखेंगे। देखते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संघ, ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था। इसने जो पशु पक्षी या पेड़ पौधे प्राणी जो पाए जाते हैं उनको बांटा गया कि कितने भागों में, कि कौन से प्राणी खत्म हो रहे हैं या कौन से प्राणी आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे, या भी ऐसे कौन से प्राणी या पशु पक्षी या जंगली जानवर जो भी सामान्य रूप से धरती पर मौजूद है। तो कुल मिला कितने भागों में बांटा गया है? कुल मिलाकर में बांटा इस संस्था ने कुल मिला के लगभग 6 भागों में, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में देखते हैं कि सबसे फर्स्ट में कौन सी जाति आती है? सामान्य जातियाँ। सामान्य जाति का अर्थ यहाँ पे है कि जो आम तौर पर देखने को मिल जाता है, जैसे कि पशु पक्षी है, जैसे गाय भैंस, ठीक है, या गाय होगी, ठीक है, भैंस, शीशम होती है ना, शीशम का पेड़, ये वृक्ष एक शीशम हो गया या, ठीक है। और जो अन्य पशु पक्षी हैं जो है कि आम मात्रा में समान रूप से पाए जाते हैं, यानी कि उनको भी खत्म होने के लिए लेकर कोई भी खतरा दिखाई नहीं देता, तो वे जाति सामान्य जातियाँ कहलाती है, ठीक है। उसके बाद आती है संकटग्रस्त जातियाँ। संकटग्रस्त जाति का अर्थ यहाँ पे है कि वे पशु पक्षी या पेड़ पौधे जंगली जानवर जो धीरे धीरे खत्म होने के कगार में बढ़ रहे हैं, अगर उनको आने वाले समय में या सरकार द्वारा या उनको कोई उचित कदम नहीं उठाया गया तो क्या होंगे, वे आने वाले समय में समाप्त हो जाएंगे। उसमें कौन कौन से आते देखते हैं? एक तो होता है काला हिरण, ठीक है। काला हिरण है, एक मगरमच्छ है, मगरमच्छ, एक भारतीय जंगली गधा। तो और भी है जो ऐसी जनजातियां जो धीरे धीरे संकटग्रस्त जाति की राह में धीरे धीरे चल पड़ी है। इसका कारण क्या? मुख्य कारण खुद है, यानी कि जो मानव खुद है उन्होंने क्या किया
कि जो पशु पक्षी जंगल में रहते हैं, हमने क्या किया अपने विकास के लिए, अपने औद्योगिक विकास के लिए, ठीक है, अपने यानी कि अपने विकास के लिए क्या कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काटा। पेड़ों को काटेंगे तो जंगली जानवर कहाँ पर रहते, वो तो जंगलों में रहते हैं, जंगलों में रहेंगे तो क्या है, हम पेड़ को तो काट देंगे, उनके लिए रहने के लिए स्थान खत्म हो जाए, स्थान खत्म होगा तो क्या है कि जो ये जंगलों में जंगली जानवर पाए जाते हैं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो इससे क्या है कि ये जनजाति संकटग्रस्त यानी कि धीरे धीरे खत्म होने की राह में चल पड़ी है। तो इनको बचाना इसलिए हमारे लिए जरूरी है। सुभेग जातियाँ, सुभेग जातियाँ वे जनजातियाँ हैं, यानी कि इसको संकटग्रस्त जाति को भी इसका एक पार्ट मान सकते हैं। सुभेग जाति वे जाति हैं जिनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। सरकार द्वारा कोई उचित कदम नहीं उठाया गया कि ये आने वाले समय में संकटग्रस्त जातियों की लाइन में श्रेणी में आ सकती हैं। तो सरकार को इनके लिए बचाने के लिए कोई उपयुक्त कदम उठाने अति आवश्यक है। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कि नीली भेड़ होगी, ठीक है, ईसाई हाथी और भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो उदाहरण के लिए आप इन दोनों को लिख सकते हो, ठीक है, नीली भेड़ और ईसाई हाथी। ये एक सुभेग करते हैं कि जो धीरे धीरे कम होती जा रही है समय के साथ। अगर सरकार द्वारा उचित कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले समय में संकटग्रस्त जाति श्रेणी में या लुप्त हो सकती, लुप्त का होता है कि खत्म हो सकता, यानी कि कंप्लीट खत्म हो जाएगी। ठीक है, हमने देखा इस सामान्य जाति कौन सी होती है, जो यानी कि सामान्य आमतौर पर देखने को मिल जाती है, उनको खत्म होने को लेकर या उनके जीवन को लेकर फिलहाल कोई खतरा दिखाई नहीं देता है। उसमें गाय भैंस यानी कि जो पेड़ पशु पक्षी नॉर्मल हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, संकटग्रस्त जाति वे जाति है जो धीरे धीरे यानी बहुत कम मात्रा में बची है, अगर उनको बचाया नहीं गया तो वो लुप्त हो सकती है। सुभेग जनजाति वे जनजातियां हैं जो धीरे धीरे समय के साथ धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, इसके अंदर कौन सी आती है, नीली भेड़ ऐसे ही आती। ठीक है, संकटग्रस्त जाति के अंदर कौन सी आती है, काला हिरण, मगरमच्छ और भारतीय जंगली गधा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगले तीन, हम देख लिया, अब देखते हैं अगले तीन को। अगले तीन में क्या है, अब देखते हैं नंबर 4 पे। तीन तो हमने पहले देख लिया, चौथी देखते हैं। दुर्लभ जातियाँ, दुर्लभ जाति वे यानी कि वे जातियाँ हैं जो बहुत कम मात्रा में बची, यानी कि संकटग्रस्त जातियाँ थी वे बहुत कम मात्रा में थी, और जो दुर्लभ जातियाँ हैं ये भी बहुत कम मात्रा में, यानी कि इनको हम एक भी मान सकते हैं, इनमें बहुत ही थोड़ा अंतर है। दुर्लभ यानी कि बहुत, यानी कि ऐसे कह सकते हो बहुत कम मात्रा में बची, यानी कि ये भी लुप्त होने के कगार पर धीरे धीरे बढ़ रही हो। इसमें कौन कौन सा अत्यधिक, तो चीता हो गया, उल्लू, पहाड़ी कोयल, ये तीनों आते हैं। ठीक है, यानी ये कौन सी जाति है, ये दुर्लभ जातियाँ। इसके बाद आती है स्थानीय जातियाँ, यानी स्थानीय या स्थानिक जनजातियाँ या जातियाँ। ठीक है, या इसका तो होता है वे जातियाँ या वे पशु पक्षी पेड़ पौधे प्राणी कि वे किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे मान लो पूरे भारत में मान लो, यानी कि जंगली सुअर है वो अंडमान में पाया जाता है, निकोबारी कबूतर वो निकोबार में पाया जाता है। इसका अर्थ यहाँ की है कि जो जंगली सुअर है, ठीक है, जंगली सुअर वो भारत के किसी भी क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि स्थानीय, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र पर्टिकुलर स्थान पे पाया जाता है। जंगली सुअर अंडमान में और निकोबारी कबूतर निकोबार में पाया जाता है। ठीक है, ये एक विशेष स्थान पर पाए जाते हैं, ये इसके अलावा किसी और अन्य स्थान पर नहीं पाए जाते। ठीक है, उसके बाद आती है नंबर 6 पे लुप्त जातियाँ। लुप्त जाति का अर्थ यहाँ पे है कि जो जातियाँ इस पृथ्वी पे यानी कि इस धरती पर खत्म हो चुकी हैं, यानी कि अब उनका कोई नाम निशान है नहीं या देखने को नहीं मिलती है। एशियाई चीता है, एशियाई चीता है जो भारत में 1952 के आसपास से ही उसको लुप्त घोषित कर दिया गया था। यानी कि इसका अर्थ यह है कि जो एशियाई चीता है वो इस धरती से खत्म हो चुका है। तो हमने यहाँ पे देखने का प्रयास किया कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण प्राकृतिक संसाधन संघ ने इन जो जनजातियाँ उनको 6 भागों में बांटा है कि कौन सी जाति सामान्य रूप से पाई जाती है, कौन सी जाति कितनी कम है, या कौन सी लुप्त हो चुकी है, कौन सी दुर्लभ जातियाँ है, या कौन सी संकटग्रस्त जातियाँ। ठीक है, तो हमने इनको यहाँ पर देखने का प्रयास किया। आपको ये बात तो पता होनी चाहिए कि भारत की जनसंख्या करीब 140 करोड़ है। उसके बाद जो भारत का क्षेत्रफल भी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उसके अंदर लगभग पूरे पृथ्वी की 8% उपजातियाँ पाई जाती है। उपजाति का यहाँ पे ये होता है कि मान लो कोई भैंस है, अब भैंस की अलग नस्ल अलग होती है, किसी के सींग बड़े होते हैं, किसी के सींग छोटे होते हैं, कोई दूध ज़्यादा देती है, कोई दूध कम देती है। तो इसके क्या है कि भारत में भैंसों की कई जाति पाई जाती हैं। अब ऐसा है नहीं मान वो जो दूध ज़्यादा देती है वो भैंस नहीं है, ठीक है, या दूध जो कम देती है वो भैंस है,
या जैसे सींग बड़े हो, भैंस नहीं है। तो इसके क्या है कि भैंस तो है वो, लेकिन उसकी जो उसकी अलग अलग क्वालिटी है। तो ये ज़्यादा दूध देती है, इसी ये इस नस्ल की है, ये इस नस्ल की है, ठीक है। जैसे जफराबादी वगैरह भैंस की नस्लों के नाम है, जैसे या मुर्रा नस्ल की भैंस होती है। तो क्या ये भैंसों की उपजातियाँ हैं, यानी कि उस यानी भैंस जाति के और दूसरे जातियाँ, ठीक है, उनको बोलते हैं उपजातियाँ। तो भारत में लगभग 8%, पूरे संपूर्ण पृथ्वी की 8% उपजातियाँ केवल भारत में पाई जाती है। लगभग 16 लाख पशु पक्षी पेड़ पौधे जंगली जानवर सब इसमें आते हैं। छोटे छोटा पशु पक्षी या पेड़ पौधे सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो लगभग 8%, 8% अर्थ होते हैं यहाँ पे 16 लाख, ठीक है। यहाँ 16 लाख, अब आप समझ सकते हो कि भारत में कितनी जैव विविधता है, यानी कितनी प्रकार के पशु पक्षी पेड़ पौधे अलग अलग प्रजाति के यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो जैव विविधता को खत्म करने या प्रकृति पे प्रतिकूल प्रभाव डालने के क्या कारण, किस कारण जो जैव विविधता है, पशु पक्षी या जंगली जानवर है या ये वन धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं। इसके अंदर देखेंगे प्रतिकूल प्रभाव। प्रतिकूल का अर्थ होता है कि यानी कि वे कौन सी कंडीशन स्थिति है जिस कारण पृथ्वी से जो जैव विविधता है या पशु पक्षी या कि कोई पेड़ या कोई जंगली जानवर धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं। प्रतिकूल प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव के अंदर देखेंगे, यानी कि यहाँ पर हम ये देखने का प्रयास करेंगे किस कारण से जंगली जानवर या पेड़ या पशु पक्षी या पेड़ पौधे किस कारण खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। सबसे बड़ा कारण तो क्या है कि वनों की कटाई, ठीक है। वनों की कटाई करने क्या, वनों की कटाई हमने क्यों की, अब देखो हमने देखा है कि सरकार आए दिन वनों की कटाई करती है, यानी कि जंगलों को धीरे धीरे साफ करती जा रही है। वहाँ पे इंडस्ट्रियल कंपनी स्थापित कर रही है, यहाँ पे या कोई शहर स्थापित कर रही है या कोई मॉल बना रही है, ठीक है। तो इससे क्या है, वनों की धीरे धीरे करके सरकार भी कटाई करवा रही है और वैसे भी गैर कानूनी रूप से वनों की कटाई हो जाती है, ठीक है। तो इससे क्या हो, मान लो वन कट गई, मान लो कोई पर्टिकुलर क्षेत्र से, मान लो यहाँ से हमने क्या किया कि यहाँ से हमने पेड़ जो वन थे वो उसको साफ कर दिया। अब यहाँ से साफ करने के कारण क्या होगा, इसके प्रभाव क्या पड़ेगा प्रकृति पे। जो यहाँ पे पशु पक्षी थे, यानी कि पेड़ थे, ठीक है, पशु थे या और भी जो अन्य प्राणी थे, वो क्या होगा, उनके जो रहने के लिए निवास स्थान खत्म हो गया। अब निवास स्थान खत्म होने के कारण क्या है कि प्रकृति इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यानी कि प्रतिकूल प्रभाव किस कारण पड़ेगा, या तो पेड़ पशु पक्षी खत्म हो जाएंगे, यानी कि जो संख्या लुप्त हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या, इस पृथ्वी पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एक बात हमें पता होनी चाहिए कि चाहे वो चींटी हो चाहे हाथी हो, तो उसका पृथ्वी पे कोई ना कोई रोल जरूर होता है, यानी उसकी कोई ना कोई भूमिका जरूर है। ऐसे नहीं चींटी है तो उसका पृथ्वी पे कोई रोल नहीं है, ठीक है। या हाथी है तो शरीर बड़ा है, उसका रोल ज़्यादा है। यानी कि जैव विविधता का अर्थ ही होता है कि पारिस्थितिक तंत्र होता है जिसके अंदर, इसको एक बार ऐसे समझाते हैं, एक बार आपको क्या होता है पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र ये चैन होती है। चैन जैसे अगर किसी ने 10th की साइंस में पढ़ा होगा तो पारिस्थितिक तंत्र के एक लेसन आएगा, उसके अंदर एक टर्म आएगी। तो इसके अंदर क्या है कि घास होती है, घास को कौन खाता है, घास को मान लो बकरी खाएगी, ठीक है, बकरी खाएगी या मान लो कोई भी खाएगा। अब बकरी को कौन खाएगा, उसके बाद बकरी को मान शेर खाएगा, चीता खाएगा, ठीक है। तो ये क्या, इसकी एक चैन बनी होती है, ठीक है। अभी मान लो अगर ऐसा समझेंगे कोई भी खत्म हो जाए, मान लो अगर बकरी खत्म हो जाए, अब मान लो बकरी खत्म हो जाएगी, क्या है, घास बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी, और बकरी खत्म हो जाएगी, घास बढ़ जाएगी, चीता जो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी। तो अगर मान लो अगर घास खत्म हो जाए तो बकरी भूखी मर जाएगी, अगर बकरी भूखी मर जाएगी तो चीता उस ऑटोमेटिक अपना भूखा मर जाएगा, ठीक है। अगर बाई चांस ऐसी कंडीशन आ जाएगी, मान लो चीता या शेर वो लुप्त हो जाए या खत्म हो जाए, तो इसका नुकसान क्या होगा कि बकरी की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बकरी की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो बकरी अगर संख्या ज़्यादा होगी तो घास ज़्यादा खाएगी, तो घास खत्म हो जाएगी। तो इससे क्या है, अगर मान लो चीता खत्म हो जाता है तो बकरी की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी तो बहुत ज़्यादा घास खाएगी। तो इससे क्या है, पृथ्वी का संतुलन वो खराब हो जाएगा।
तो इस संतुलन को बनाए रखने के लिए पारिस्थितिक तंत्र जिसको हम बोलते हैं, उसमें हर प्राणी, हर पक्षी की एक अहम भूमिका होती है। अगर कोई भी खत्म हो जाता है तो उसका प्रभाव या उसका दबाव किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। ये तो होता पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। उसके बाद देखते वनों की कटाई होगी, ठीक। उसके बाद देखते सरकार द्वारा बांध बनाए जाते हैं, बांध जिनको हम बोलते हैं डैम, बांध निर्माण। बांध निर्माण सरकार बनाती तो जनता की भलाई के लिए, यानी कि भाई हम इस डैम के अंदर पानी स्टोर करके पानी का उपयोग कर, सिंचाई के लिए उपयोग कर सके, खेती के लिए कर सके, ठीक है, पीने के लिए कर सके, पशु पक्षी के लिए। लेकिन जिस क्षेत्र है, जिस एरिया के अंदर मान लो यहाँ पे बांध बनाया जा रहा है, तो बांध बनाने का नुकसान क्या होगा कि यहाँ पे जो जनसंख्या गांव रहते थे, या मान लो पेड़ पशु पक्षी पेड़ पौधे थे, तो यहाँ पानी मिलेगा तो खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक खत्म होगा, क्योंकि आप पृथ्वी पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यानी कि पृथ्वी को उससे नुकसान होगा, एक ये कारण हो जाएगा, ठीक है। वनों की कटाई होगा, ठीक है। नंबर 2 खनन, नंबर 3 सॉरी, खनन करना। खनन मतलब होता खुदाई। सरकार आए दिन जो पहाड़ होते हैं खुदाई करवाती है, इससे क्या है प्रदूषण बढ़ता है, प्रदूषण बढ़ेगा तो पृथ्वी पर उसका गलत प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सरकार द्वारा रेल निर्माण, सड़क निर्माण, शहरों की स्थापना करना, तो ये सब क्या है पृथ्वी के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, पृथ्वी को यानी कि नुकसान पहुंचाते हैं, उसको गलत प्रभाव डालते हैं। अब अगर ये सब कारण होंगे तो इसका कारण क्या होगा, ये सब कंडीशन पैदा हो जाएंगी, तो अगर वन कम होंगे तो बारिश भी कम होगी, बारिश कम होगी तो उससे क्या है, बारिश कम होगी तो खेती कम होगी, खेती कम होगी तो किसी देश के क्षेत्र में बारिश कम हुई है, उसमें क्या होगा कि उसमें सूखा पड़ जाएगा, यानी कि बाढ़ आएगी या सूखा पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी जनसंख्या, वहाँ पे जो जनसंख्या रहती है, जनता रहती है, लोग रहते हैं, वो ऑटोमेटिक भूख से मर जाएंगे। तो इस एक कारण एक बहुत भारी कारण होने के कारण भी ये सब प्रभाव एक साथ देखे जा सकते हैं। हम भी इसके प्रभाव को आज भी नॉर्मल देख सकते हैं कि हमने वनों की कटाई तो लगातार की है, लेकिन उतने वन या पेड़ बो नहीं पाते तो क्या है कि जो वो होती है ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जो पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। अब आपने देखा होगा कि आए साल गर्मी बहुत अधिक मात्रा में पड़ती है, इसका प्रभाव क्या है कि हम वनों की कटाई बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं। तो वनों की कटाई करना चलो ठीक करनी पड़ती है अपने विकास के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए औषधि दवाई बनाई जाती है, ठीक है। तो लेकिन जो हम पेड़ पौधे काटते हैं उसके लिए ये भी जरूरी है कि हम उतने ही पेड़ लगा तो सकें। तो अगर सरकार, ये तो प्रतिकूल प्रभाव हो गया, अभी मान लें हम अपनी पृथ्वी बचाने के लिए पशु पक्षी पेड़ पौधे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसका हम इनके प्रभाव के उल्टा कर देंगे, ठीक है। या वनों की कटाई की जगह हम अधिक से अधिक वन लगाएं, ठीक है। जहाँ भी मान लो खालिस्तान दिख जाए, ठीक है, कोई भी चाहे पंचायत जमीन हो, सरकारी जमीन हो, ठीक है, या किसी की निजी जमीन हो, तो अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाए, ठीक है। पृथ्वी का यानी कि जो धरती का उपयोग कम मात्रा में करें, कम से मतलब अर्थ ये होता है यहाँ पे कि हम उसको दुरुपयोग ना करें, अगर जितनी हमारी आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग करें। ऐसा नहीं कि मान लो जरूरत में 100 रुपये की और हम सोचे लगा 1000 में मिलता है, ऐसा नहीं। कोशिश करें कि हम अपनी कम आवश्यकता में कम जरूरत के हिसाब से अपना काम चला सके, ठीक है। खनन, ये जो सरकार द्वारा इन पर रोक लगाया जाए खनन, यानी कि पहाड़ों की खुदाई नहीं की जाए, पहाड़ों खराब नहीं किया जाए, ठीक है। रेल निर्माण, सड़क निर्माण, सरकार द्वारा रेल निर्माण या सड़क का निर्माण या कंपनी स्थापना, शहर की स्थापना उन क्षेत्रों में की जाए जहाँ पर या तो वृक्ष नहीं हो, पेड़ पौधे नहीं हो, ठीक है, या फिर वो जमीन बंजर हो। अगर मान लो कोई उपजाऊ जमीन पर मान लो शहर बसा दे या कोई रेल लाइन निकाल दे, सड़क निकाल दे, उससे क्या होगा कि जो उपजाऊ जमीन तो हमारे लिए खत्म हो जाएगी। अब उपजाऊ जमीन खत्म होगी तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि हमारे अनाज की पैदावार कम होगी, अनाज की पैदावार कम होगी तो ऑटोमेटिक जनता भूखे मरेगी, यानी लोग भूख से मरेंगे। ये सब इनके, तो सरकार इनके लिए कुछ रोकथाम के लिए उपाय कर सकती है, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे। अब हम आगे देखते हैं भारत में वन एवं वन्य जीवन संरक्षण, यानी कि इसका अर्थ होता संरक्षण मतलब बचाना, यानी किसी चीज़ को बचाव करना, उसको बचाना, यानी कि खत्म होने से बचाना, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया, ये सरकार देखो समय के साथ, यानी कि जो पशु पक्षी हैं, यानी कि जो जैसे चीता है या मगरमच्छ है, यानी कि ये धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं। सरकार इनको बचाने के लिए सरकार ने कुछ कानून या कुछ अधिनियम बनाए जिससे कि सरकार इनको रोक सके, यानी कि इनको खत्म होने से रोक सके या शिकार करने की जनता को रोक सके। सरकार ने एक नियम बनाया 1972 के अंदर, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या अधिनियम को कानून बोलते। इसका अंदर क्या था
कि सरकार ने कुछ ऐसे ऐसे जो जनजातियाँ की जो यानी कि धीरे धीरे खत्म होती है उनको बचाने के लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए, यानी कि एक क्षेत्र को, मान लो कोई एक क्षेत्र है तो यानी सरकार ने उसको एक रिजर्व क्षेत्र घोषित कर दिया, यानी कि इस क्षेत्र के अंदर कोई अन्य यानी कि जो मानव गतिविधियाँ वो नहीं हो पाएंगी। इस क्षेत्र में मान लो कोई कोई भी एक पक्षी यानी कि जो जो जनजाति खत्म हो उसको संरक्षण के लिए क्षेत्र को घोषित कर दिया, यानी उसको बोलते हैं रिजर्व क्षेत्र। इसके अंदर जैसे कि चीता है, गैंडा है, ठीक है, एशियाई हाथी ये हो जाएंगे, ठीक है, मगरमच्छ है, यानी कि इनकी जो संख्या धीरे धीरे कम खत्म हो रही है, तो सरकार उनको बचाने के लिए सरकार ने कुछ इस प्रकार के नियम बनाए, यानी कि 1972 के अंदर बनाया था भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है। उसके बाद सरकार ने एक और अन्य वो बनाया, जैसे कि इसके अंदर एशियाई चीता आ जाएगा, ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा हाथी आ जाएगा, ठीक है, चिंकारा, काला हिरण, ठीक, ये सब इसके अंदर आएंगे। उसके बाद सरकार ने 1973 के अंदर एक दूसरा कानून बनाया, उसके अंदर जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कि बाघ। ये कानून मुख्य रूप से किसके लिए था, जो बाघ है, चीता है, उसको बचाने के लिए सरकार ने कानून बनाया। कानून क्यों बनाया, उस समय जो जनता थी, यानी कि जो जंगलों में जाकर जो आम जनता थी या जो इनको बाघ या चीते शिकार करते थे, वो इनको मारते थे और इनके खाल को विदेशों में बेच देते थे। तो सरकार ने जो संख्या धीरे धीरे कम होने लगी, सरकार ने इनकी संख्या बचाने के लिए सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर एक कानून बनाया। इसके अंतर्गत सरकार ने क्या कदम उठाया कि सरकार ने कुछ मान लो कोई क्षेत्र, मान लो उस क्षेत्र को रिजर्व घोषित कर दिया, उस क्षेत्र के अंदर, यानी कि इस क्षेत्र पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर बाघ या सिर्फ चीता ही रहेगा, यानी कि मानवीय गतिविधि उस क्षेत्र में नहीं हो पाएंगी, ना कोई शिकार कर पाएगा। फिर ऐसा कोई कर पाता है तो उसको कानून की द्वारा सजा दी जाती है, ठीक है। इसके अंदर आता है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ, पश्चिम बंगाल के अंदर है, ठीक है। उसके बाद आता है कार्बेट, उसका पूरा नाम है जिम कार्बेट, जिम कार्बेट कहाँ, उत्तराखंड के अंदर है। इसी प्रकार राजस्थान के अंदर सरिस्का, ठीक है, सरिस्का है। और भी भारत में से घड़ई जो राष्ट्रीय उद्यान सरकार ने उनके पशु पक्षी बचाने के लिए उनको यानी कि उनके आवास को बचाने के लिए, उनकी जनसंख्या बनाए रखने के लिए उनके लिए कुछ कानून बनाए, ताकि वे वहाँ पर अपने रह सके, अपने यानी कि प्रजनन करके अपनी जो संख्या को और बढ़ा सके, ठीक है। उद्यान का अर्थ होता है यानी कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान का होता है वह क्षेत्र जो किसी प्राणी की यानी कि प्राणी बचा रखने के लिए भविष्य यानी कि वर्तमान और भविष्य बचाने रखने के लिए उसको किस क्षेत्र को आरक्षित घोषित कर दिया जाए, रिजर्व घोषित कर दिया जाए, यानी कि उस क्षेत्र में उस जाति या उस प्राणी, उस पेड़ पौधे की यानी कि उसको ही बढ़ावा दिया जाए, साथ ही जो उसके अंदर उस क्षेत्र जंगल में और अन्य पक्षी रह रहे हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, यानी कि उस क्षेत्र में मानव गतिविधि पर रोक लगाई जाए, ठीक है। ये सब कानून किस लिए बनाए थे, ये सब कानून बनाए थे यानी कि जो जैव विविधता बनाए रखा जाए, यानी कि जो पशु पक्षी या बाघ चीता है, ठीक है। आजकल देखा होगा कि जैसे कि जो चीता है या एशियाई हाथी या हाथी है, जैसे कि जो उसके सींग होते हैं बहुत मूल्यवान होते हैं, सब जो उनको हाथी मारने वाले लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, यानी कि जो उनको पकड़ के मार देते हैं, तो उससे क्या है संख्या धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अब खत्म होगी तो उस क्या हो, जो जैव विविधता होती है या पारिस्थितिक तंत्र होता है उस पर गलत प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए जरूरी है कि सरकार को कुछ ऐसे नियम या कानून अधिनियम बनाया जाए जिसके उनकी जो जनसंख्या उनको सीमित मात्रा में रखा जा सके, ठीक है। अब हम देखते हैं वनों के प्रकार, यानी कि वनों को कितने भागों में बांटा है। वनों के प्रकारों वनों के प्रकार मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता आरक्षित वन। आरक्षित वन वे वन होते हैं यानी कि जो देश का कुल वन है उसका 50% हिस्सा आरक्षित वन घोषित किया गया है। आरक्षित वन घोषित का अर्थ ये है कि यानी कि वहाँ पर कोई मानवीय गतिविधि नहीं हो सकती, ना वहाँ कोई शिकार कर सकता है, ठीक है, ना वहाँ पर कोई लकड़ी लेके आ सकता है, लकड़ी, ठीक है। यानी कि ये वन आरक्षित वन कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के अंदर पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा पूछे तो अगर सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं आरक्षित वन, तो पाए जाते मध्य प्रदेश में, यानी कि MP, यानी कि 75% लगभग 75%, ठीक है। उसके बाद जैसे तमिलनाडु में हो गया, केरल में हो गया, या उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर, यानी कि आरक्षित वन कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा पूछे तो आपसे कोई पूछे सबसे ज़्यादा बताना है मध्य प्रदेश के अंदर। उसके बाद जैसे कि पूछे और बाकी कहाँ पाए जाते हैं कि महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, केरल में, तमिलनाडु में, जम्मू कश्मीर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर ये पाए जाते हैं आरक्षित वन। आरक्षित वन का अर्थ होता है कि सरकार ने एक क्षेत्र ऐसा घोषित कर दिया कि भाई ये क्षेत्र आरक्षित है, यानी कि यहाँ पर
केवल वन होंगे, यानी कि कोई मानवीय गतिविधियाँ नहीं होगी, यानी कि ना वहाँ पे कोई शिकार कर सकता है, ना वहाँ पे कोई अपने लिए कोई लकड़ी लकड़ी ला सकता जलाने के लिए, ना कोई यानी कि या ना कोई वहाँ वनों की कटाई कर सकता है, ठीक है। वो किस लिए किया है, ताकि वहाँ जंगली जानवर अपने सुख शांति से रह सके, ताकि वहाँ उनके रहने के लिए कोई अव्यवस्थित या कोई उनको परेशान न करे, न कर सके, ठीक है। उसके बाद आता है रक्षित वन, यानी कि रक्षित वन देश की कुल 1/3 यानी कि 1/3% या 1/3 1/3 वन का अर्थ होता है यानी कि लगभग 33% वन देश के रक्षित वन घोषित किए गए। रक्षित वन का अर्थ यानी कि वे वन धीरे धीरे या उस क्षेत्र से वन खत्म होते जा रहे हैं, तो सरकार उन रक्षा के लिए वो रक्षित घोषित किया गया है, यानी कि सरकार उनको प्रोटेक्शन दे सके ताकि वे वन उस क्षेत्र में तक बचे रह सके। अगर वो वन खत्म हो जाएंगे तो वही कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी, यानी उसका पृथ्वी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एक तो पशु पक्षी उस क्षेत्र से खत्म हो जाएंगे या मर जाएंगे। अगर पेड़ पौधे कम होगी, वर्षा कम होगी तो वही भूख कहना कि सूखा पड़ जाएगा, बाढ़ आएगी, ये कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। तो ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे पंजाब बहुत को वन पाए जाते हैं, हरियाणा है, ठीक है, और कुछ राजस्थान है, ठीक है। तो ये इन क्षेत्रों में रक्षित वन पाए जाते हैं। उसके बाद आता है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन वे वन होते हैं यानी कि ना तो रक्षित वन है ना आरक्षित वन है, यानी कि जो बाकी वन बच गए, जैसे कि बंजर भूमि बच गई, सरकारी भूमि बच गई, या किसी व्यक्ति निजी भूमि बच गई, या किसी समुदाय की, ठीक है, किसी समुदाय की भूमि बच गई, वो सब अवर्गीकृत वन के अंदर आते हैं। ये सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं पूछे तो गुजरात में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, पूर्वी भारत में, यानी कि सामुदायिक उन वन जो वन होते हैं उन पर किसी एक व्यक्ति का हक न होकर समुदाय का हक होता है। आपने देखा होगा कि जो जंगली जनजाति होते, कबीले समाज होते, वो वनों में रहते हैं, तो वो वनों से बहुत प्यार करते हैं, वो वनों को अपना ही मानते हैं, यानी कि ना तो वनों की किसी कटाई करने देते, ना किसी शिकार करने देते, यानी कि प्रकृति की रक्षा करते हैं। उसको बोलते हैं सामुदायिक वन, या सरकार की बंजर भूमि होगी, या किसी व्यक्ति की निजी भूमि, तो उन सब बोलते हैं अवर्गीकृत वन। उच्च शब्द कहाँ पाए जाते हैं, गुजरात में। अब वैसे पूछो किस एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं, तो यानी कि पूर्वी भारत अपना, जैसे तमिलनाडु, ये सॉरी असम का एरिया, असम हो गया, नागालैंड, मणिपुर, ये सब जनजातीय एरिया है। तो जनजातीय होती है जो कबीले समाज होता है, प्रकृति बहुत प्यार करता है, तो वो यानी कि वनों को बचाने के लिए उनको सामुदायिक रूप से उसकी रक्षा करते हैं, ठीक है, सामुदायिक वन हो गए। ये तीनों वनों के प्रकार के बारे में चर्चा की। अब इस लेसन के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। अब हम आगे देखते हैं समुदाय और वन संरक्षण। यानी समुदाय का होता है कि किसी क्षेत्र में कुछ समुदाय पाए जाते हैं जो वनों को बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। अब जैसे कि मान लो राजस्थान के अंदर है बिश्नोई समाज। बिश्नोई समाज क्या है कि वो जो राजस्थान में पेड़ पाया जाता है चीड़ का, वो सॉरी जिसको बोलते खेजड़ी, उसकी पूजा करता है, ठीक है। या उसके बाद वो उसमें पाया जाता है काला हिरण, काला हिरण पाया जाता है। तो ये क्या है, काला हिरण पाया जाता है। तो उसके अंदर क्या है कि जो बिश्नोई समाज है राजस्थान के अंदर पाया जाता है, बिश्नोई समाज, वो इनकी जो ये उस क्षेत्र में पक्षी पाए जाते हैं, जो जानवर पाए जाते हैं, जैसे काला हिरण हो गया, ठीक है, इनकी रक्षा करते हैं, यानी कि समुदाय, यानी कि समुदाय रूप में उनकी रक्षा करते हैं। वो ऐसा नहीं कि सरकार दबाव में करते हैं, यानी कि उनकी इसकी पूजा करते हैं तो इनकी रक्षा करते हैं। जैसे कि अगर आपने वो फिल्म देखी हो तो एक बार सलमान खान ने काला हिरण को मारा था, वो बिश्नोई समाज, बिश्नोई समाज ने उस पर केस किया था जब उसको सजा मिली थी, यानी कि वो उसकी पूजा करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो भारत में बहुत से पेड़ या पक्षी है जिनकी सरकार भारत में पूजा की जाती है, इसके पीपल हो गया, ठीक है, या उसके बाद हो गया ये इसको बोलते हैं हम पीपल, या एक पेड़ क्या होता है वो पीपल, बड़ का पेड़ हो गया, ठीक है। और भी राजस्थान के अंदर खेजड़ी होती है। तो ये क्या है कि समुदाय द्वारा यानी कि समुदाय द्वारा वनों का संरक्षण किया जाता है, यानी वनों को बचाया जाता है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान के अंदर राजस्थान के अलवर जिले के अंदर 5 गांवों ने मिलकर एक संघ बनाया हुआ है। तो उनका कार्य क्या है कि उनको कार्य मुख्य रूप से क्या है कि जो उनको पेड़ों को बचाया जाए, वनों को बचाया जाए, ठीक है। हाँ, एक आता तुलसी को हम पूजते हैं, यानी कि उसका संरक्षण करते समुदाय रूप में, यानी कि वो हम उनको बचाते हैं, यानी कि अब हम मान तुलसी पौधे की पूजा करेंगे, उससे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो बच ही जाएगा, यानी हम उसको भगवान पर मानते हैं। इसी प्रकार पीपल होता है, ठीक है। और उसके बाद
यानी कि ये सब कंडीशन है जिनसे हम वनों को बचा सकते हैं, यानी कि समुदाय द्वारा वनों का संरक्षण, यानी कि जो आम जनता द्वारा वनों को किस प्रकार बचाने में यानी कि सहायता करती है, ठीक है। यानी जैसे विष्णु समाज हो गया, उसके बाद इसकी पीपल की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, राजस्थान में खिचड़ी हो गया, ठीक है, उसकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पे लेसन समाप्त होता है। कमेंट कर बताना आपके लेसन कैसा लगा। हाँ, अगर किसी को दूसरी पहले लेसन वाली वीडियो देखेंगे वन्य जीव संसाधन, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो देखने के लिए।